गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है भाषा कौशल का विकास। अब भाषा कौशल का विकास हम कई प्रकार से करते हैं। श्रवण, भाषण, पठन, लेखन। इससे हमारा तात्पर्य है कि भाषा कौशल का अर्थ क्या है। भाषा कौशल से तात्पर्य है भाषा के ठीक तरह से काम करने की योग्यता या सामर्थ्य हासिल करना। अर्थात बालक की संप्रेषण क्षमता भाषा कौशल की दक्षता पर निर्भर होती है। भाषा की प्रभावशीलता का मानदंड बोधगम्यता। जिन भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति करना चाहते हैं उन्हें कितनी सक्षमता से बोधगम्य कराते हैं, यह भाषा कौशल के उपयोग पर निर्भर करता है। बालक सुनकर, बोलकर, पढ़कर, लिखकर विचारों का आदान प्रदान करता है। ये ही भाषाई कौशल कहे जाते हैं। अब कौशल में प्रवीणता के लिए अभ्यास की आवश्यकता होती है। बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होने के कारण वह कौशल का अनुकरण बड़ी तीव्रता से करता है। अब यहाँ हम भाषा कौशल की बात कर रहे हैं तो वो हमें अच्छी तरह से समझ में आ गया है कि जो भाषा कौशल है यानी कि भाषा में एक कौशल की दक्षता प्राप्त करना, और उसमें हमारा बालक जब कुछ पढ़ रहा है तो उसमें सुनता भी है। अध्यापक पढ़ा रहा है तो वो सुन रहा है। अगर वो कुछ बोल रहा है, कुछ पूछ रहा है तो वो बोलकर उसको बता रहा है। और यदि वो उसका अनुकरण वाचन करा रहा है तो वो पढ़कर उसको बताता है। और यदि कुछ लिखवा कर वो अपना उत्तर मांग रहा है तो वो लिखकर भी अपने विचारों को आदान प्रदान करता है। तो इसमें यदि वो कुशल है, अगर इसमें हर चीज में कुशल है तो फिर वो एक अच्छा विद्यार्थी कहलाएगा, क्योंकि जो शिक्षक ने बताया उसने बहुत अच्छी तरह से उसको सुना। ये सुनने का कौशल उसका है। अगर वो बोलकर चीजों को बता रहा है तो वो उसका बोलने का कौशल अच्छा है। और यदि पढ़कर उन चीजों को बता रहा है, उसका उच्चारण बहुत अच्छा है, तो फिर वो पढ़ने वाले कौशल में भी अच्छा है। और अगर लिखकर अपने विचारों को बताता है तो फिर और भी उसका संप्रेषण अच्छा होगा। तो इसी तरह से ये सारी जो चीजें हैं, अगर किसी व्यक्ति में या किसी विद्यार्थी में पाई जाती हैं तो वो समझ लो कि भाषा कौशल में प्रवीण है। अब कौशल में भी प्रवीणता की अभ्यास, अगर वो किसी कौशल में अच्छा नहीं है तो हम उसके बार बार अनुकरण के द्वारा उसका अभ्यास करवा सकते हैं और वो उसमें प्रवीण हो सकता है किसी बच्चे की राइटिंग अच्छी ना हो, लिखने में उसका, लेकिन एक ऐसी उसको कॉपी दे दी जाए जिसमें वो अपनी राइटिंग लिखता रहे, तो हो सकता है उस अभ्यास से उसकी राइटिंग भी सुधर जाए। तो इस तरीके से जो कौशल है, वैसे अगर है विद्यार्थी में तो बहुत अच्छी बात है। अगर उसमें नहीं है तो फिर हम उसको अभ्यास के द्वारा प्रवीणता ला सकते हैं। अब यहाँ हम बालक भाषण के इन चारों कौशलों, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना में पूर्ण रूप से दक्षता हासिल कर सके, और भाषा के बालक के भाषा सीखने पर यदि उसका भाषा में उपरोक्त चारों कौशलों पर पूर्णतः अधिकार ना हो तब भाषा कौशल अधूरा रह जाता है। अतः अध्यापक को चाहिए कि वे बालक के भाषा शिक्षण के दौरान भाषा के चारों कौशलों का समान रूप से विकसित करवाए। तो भाषा कौशल 4 प्रकार के होते हैं, जिनका क्रम ये है कि सबसे पहले श्रवण यानी सुनना,
और इंग्लिश में लिसनिंग स्किल्स बोलते हैं। दूसरा है भाषण यानी बोलना, स्पीच स्किल कहते हैं। और तीसरा है पठन यानी कि पढ़ना, इसे हम रीडिंग स्किल के नाम से जानते हैं। और चौथा है लेखन, लेखन यानी लिखना, राइटिंग स्किल। अब यहाँ पर हमारी ये चारों स्किल हमें इसी क्रम में याद होनी चाहिए: लिसनिंग, स्पीच स्किल, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल। श्रवण कौशल, भाषण कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। सबसे पहले वो सुनता है चीजों को, फिर वो बोलना शुरू करता है चीजों को, और बोलने के बाद वो पढ़ना शुरू करता है। और जब ये तीनों चीजों में वो कुशल हो जाता है, फिर वो लिख कर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है। तो इन्हीं चारों कौशलों में हमें जो भी भाषा शिक्षण करवा रहा है, जो भाषा शिक्षण का अध्यापक है, उसे इन चारों कौशलों में विद्यार्थी को कुशलता लानी होगी। इन भाषा कौशलों को 2 भागों में बांटा गया है: प्रधान कौशल, एक गौण कौशल। प्रधान कौशल की जब हम बात करते हैं तो भाषा का सर्वप्रथम कार्य संप्रेषण करना ही है। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है कि अगर भाषा बहुत अच्छी है किसी की, तो वो संप्रेषण आराम से बहुत अच्छी तरह कर सकता है। और संप्रेषण भाषा के बिना अधूरा है। अगर किसी की भाषा अच्छी नहीं है, भले ही कोई सी भी भाषा हो, संस्कृत है, अंग्रेजी है, हिंदी है, कोई भी लैंग्वेज है, उसमें यदि वो अच्छी तरह अपना उसमें प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो फिर उसका संप्रेषण भी अधूरा रह जाएगा, सामने वाले को उसकी बात समझ में नहीं आ पाएगी। तो संप्रेषण के लिए हमें भाषा के उच्चारित रूप की आवश्यकता होती है कि किस प्रकार से वो उन चीजों को उच्चारित कर रहा है, बोल रहा है। भाषा का उच्चारित वह रूप है जिसे एक निरक्षर व्यक्ति भी प्रयोग कर सकता है। अगर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं है, तो वो अपनी बात को बोलकर दूसरों के सामने प्रस्तुत कर सकता है। और यदि उस चीज में वो बहुत अच्छा कौशल अपना दिखा रहा है, तो फिर उसकी कुशलता और भी अच्छी हो सकती है। इसीलिए इससे संबंधित कौशल ही प्रधान कहे जाते हैं। प्रधान कौशलों में 2 रूप सामने आते हैं: एक तो श्रवण कौशल, जिसमें वो सुनता है, लिसनिंग स्किल्स हैं उसकी, और एक भाषण कौशल जो कि बोल सकता है वो। तो जो अनपढ़ व्यक्ति है, जिसे निरक्षर है, कुछ भी अक्षरों का ज्ञान नहीं है, वो पहले तो दूसरों की बात को सुनेगा, और सुनने के बाद वो अपने बोलकर उन कौशलों को बता सकता है कि मैंने जो सुना है वो इतनी अच्छी तरह से सुना है, तो वो उसी चीज को बोलकर भी बता सकता है। तो यहाँ पर जो प्रधान कौशल की बात है, प्रधान कौशल में संप्रेषण तभी संभव है जब वो श्रवण और भाषण कौशल में प्रवीणता ला सकेगा। अब इस प्रधान कौशल के बाद हम गौण कौशल की बात करते हैं। गौण कौशल क्या है? बालक अपनी प्रारंभिक भाषा, परिवार और समाज से सीखता है। सबसे पहले हम यही देखते हैं कि जब प्रारंभिक वो भाषा सीखना शुरू करता है, तो जो परिवार में लोग भाषा बोल रहे हैं, समाज में जो लोग भाषा बोल रहे हैं, वो उनको सुनता है और उसको बोलता भी है। परंतु परिवार और समाज ही भाषा सीखने का उसका प्रथम स्कूल होता है, कि सबसे पहले उसने यहीं से शुरू किया है भाषा का सीखना।
उसके बाद वह विद्यालय जाकर लिखना पढ़ना सीखता है। इस प्रकार के भाषा शिक्षण को गौण कौशल के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। इसके भी दो रूप हैं, पढ़ना, पठन माने पढ़ना, और लेखन माने लिखना। रीडिंग स्किल और राइटिंग स्किल कब आती है? जब वो विद्यालय जाकर अपनी पढ़ाई करने लगता है। तो जो परिवार से सीख रहा है वो तो प्रधान कौशल है, सबसे पहले उसने वही सीखा है। परंतु जो बाद में वो सीख रहा है, विद्यालय जाकर वो सीख रहा है, वो पठन कौशल और लेखन कौशल कहलाता है। इसके भी दो रूप हैं। तो ये हमारा गौण कौशल हो गया, इसको गौण कौशल के अंतर्गत हम मानते हैं। अब इसमें जो हमने प्रधान कौशल में दो चीजें देखी, श्रवण और श्रवण और बोलना। तो हम श्रवण कौशल को सबसे पहले देखेंगे कि इस स्किल में क्या चीज होती है। श्रवण शब्द संस्कृत भाषा की श्रु धातु से बना है, जिसका अर्थ सुनने और अधिगम करना है। श्रवण अंग्रेजी के शब्द लिसनिंग शब्द का पर्याय है। श्रवण केवल ध्वनियों को सुनना भर नहीं है, बल्कि उन ध्वनियों को सुनकर उसका अर्थ समझने, सुनी हुई बातों पर चिंतन मनन करने और अर्थ की प्रतिक्रिया देने से है। अर्थात श्रवण किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रयुक्त ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसका अर्थ ग्रहण करने की क्रिया श्रवण कही जाती है। अब हम ये देखते हैं कि श्रवण कौशल केवल चीजों को सुनना भर नहीं है, उन चीजों को सुनकर हम किस तरीके की प्रतिक्रिया, हमारे मन में किस तरीके के विचार आ रहे हैं, हम चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं कि सामने वाले ने जो चीज हमें बोली है वो किस प्रकार से, उनका अर्थ क्या है, तो फिर वो उन चीजों को अच्छी तरह समझ पाएगा, उन ध्वनियों को वो अपने कानों में ले जाएगा, शब्दों में, वाक्यों में उनका अर्थ ग्रहण करेगा। और जब वो अर्थ ग्रहण करेगा तो फिर उसका श्रवण कौशल पूरी तरीके से कामयाब हो जाएगा। तो श्रवण कौशल, जब भाषा सीखने का प्रथम चरण भी श्रवण है, और श्रवण कौशल के लिए मस्तिष्क की एकाग्रता एवं इंद्रियों का संयम होना अत्यंत आवश्यक है। बालक के जन्म लेने के उपरांत उसकी प्रारंभिक शिक्षा उसकी श्रवण शक्ति पर निर्भर करती है। यदि छात्र की श्रवण इंद्रियों में दोष है तो वह न भाषा सीख सकता है और न अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कर सकता है। अतः उसका भाषा ज्ञान शून्य के बराबर ही रहेगा। बालक सुनकर ही अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है श्रवण कौशल। अगर कोई व्यक्ति, कई ऐसे भी बालक होते हैं जिनकी श्रवण शक्ति थोड़ी कम होती है, उन्हें सुनने में थोड़ी प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं उसके साथ में, तो यदि वो सुनेगा नहीं चीजों को तो कैसे वो उन चीजों को सीखेगा और अपने अंदर के मन के जो भाव है वो भी वो अभिव्यक्त नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से जो भाषा का ज्ञान हम मानते हैं वो उसका शून्य हो जाएगा, कोई ज्ञान उसका भाषा के रूप में नहीं रहेगा, ना वो सुन सकेगा, सुनेगा नहीं तो बोल भी नहीं पाएगा क्योंकि उसको कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा है। तो बालक सुनकर ही अपना अनुकरण द्वारा भाषा ज्ञान अर्जित करता है, और ये श्रवण कौशल क्या है, भाषा सीखने का प्रथम चरण माना जाता है। अब हम श्रवण कौशल के उद्देश्यों की यदि बात करें तो श्रवण कौशल के उद्देश्य यानी कि सुनकर अर्थ ग्रहण करना। जब हम श्रवण कौशल कर रहे हैं तो फिर उसमें हम क्या करते हैं, सुनकर अर्थ ग्रहण करते हैं, सामने वाले ने क्या चीज बोली है, उसके बाद उच्चारण को सुनकर
शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करते हैं। हमारे सामने जो बात बोली गई है, क से कबूतर, तो हम उसका दोबारा से अनुकरण करते हैं और शुद्ध उच्चारण करने की कोशिश करते हैं। सुनकर महत्वपूर्ण तथ्यों का चयन करना। जब हम सुन लेते हैं किसी बात को, तो हम उसके जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, उनका चयन करना शुरू कर देते हैं। अब वक्ता के मनोभावों को समझने की निपुणता। जो भी व्यक्ति बोल रहा है सामने वाला, उसके जो मन के जो भाव है, उनको भी समझने में निपुणता आ जाती है, यदि श्रवण कौशल में वो अच्छा है तो। प्रसंगानुकूल अर्थ व भाव समझना। जो भी प्रसंग चल रहा है, उसके अनुकूल अर्थ समझना व उसका भाव भी समझ में आ जाना। और अंत में हम देखते हैं कि सारांश ग्रहण कर सकना, कि अभी सामने वाला जो बात बोल रहा है उसका सारांश क्या है, उसने ऐसा क्यों बोला है। तो इन सब चीजों को जब तक हम सुनेंगे नहीं, श्रवण कौशल में माहिर नहीं होंगे, तब तक हमारे ये सारे उद्देश्य पूरे नहीं हो पाएंगे। अब हम श्रवण कौशल शिक्षण का महत्व देख रहे हैं। श्रवण शिक्षण का महत्व बच्चा जन्मोपरांत ही सुनने लग जाता है। ये ध्वनियां उसके मन मस्तिष्क पर अंकित हो जाती हैं। ये अंकित ध्वनियां ही बच्चे के भाषा ज्ञान का आधार बनती है, कि किस तरीके से वो अपनी भाषा का ज्ञान बता सकता है। अच्छी प्रकार से सुनने के कारण ही बालक ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को समझ पाता है, कि किस तरीके से ध्वनियों में अंतर होता है। छोटे से छोटे अंतर को वो समझ लेता है। और श्रवण कौशल ही अन्य भाषाई कौशलों को विकसित करने का प्रमुख आधार बनता है। अगर वो श्रवण कौशल में अच्छा है, तो आगे आने वाले कौशलों में भी वो अच्छा कर सकेगा। इससे ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर को पहचानने की क्षमता विकसित होती है। ध्वनियों में जो छोटे छोटे से अंतर हैं, उन्हें भी वो पहचान सकता है। अ से अनार, आ से आम, ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है, उसमें छोटा आ है और एक बड़ा आ है, तो हम उसमें अंतर पहचानने की क्षमता विकसित कर सकते हैं। सुनकर हमें लगता है कि इसमें तो धीरे से बोला कि और उसमें बड़ा मुंह फाड़ कर हम बोल रहे हैं इसका मतलब दोनों में कुछ ना कुछ अंतर है। तो ये हमें सुनने से पता चल गया। इसे अध्ययन की आधारशिला भी कहा जाता है, और श्रवण कौशल को अध्ययन की आधारशिला कहते हैं। इससे वाचन कौशल का विकास होता है। इससे हम अपने कुछ बोलना है तो उस चीज का भी विकास होता है। जब हमने कुछ अच्छा सुन रखा है तो हम उसे बोलकर भी बता सकते हैं। इससे लेखन कौशल के विकास में भी सहायता मिलती है। अगर हमने सही सही सुना है, कुछ बात को, किसी चीज को ग्रहण किया है, तो हम उसे लिखकर भी अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। अब श्रवण कौशल शिक्षण के कुछ गुण हैं। गुण में श्रवण कौशल में शुद्धता होनी चाहिए, प्रभ विष्णुता होनी चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, शिष्टता होनी चाहिए, व्यवहारिकता होनी चाहिए, अवसरवादिता होनी चाहिए और गतिशीलता होनी चाहिए, और स्वराघात भी साथ में होना चाहिए। तो ये जो कौशल है, श्रवण कौशल, इसके जो शिक्षण के गुण हैं, वो ये सारे गुण उसमें होने चाहिए। श्रवण कौशल के माध्यम, क्या माध्यम है, किस माध्यम से श्रवण कौशल हम तक पहुंच सकता है। सबसे पहला माध्यम है सस्वर वाचन। जब हम सस्वर वाचन करते हैं, खुद ही चीजों को पढ़ रहे हैं, तो फिर वो दूसरों तक
पहुंचती है। धैर्य पूर्वक सुनना, प्रश्नोत्तर करना। हम चीजों को धैर्य पूर्वक पहले सुनते हैं, सुनने के पश्चात हम प्रश्नोत्तर कर सकते हैं। कहानी कहना व सुनना। कहानी भी हम बोलकर कह सकते हैं, सुनकर उसे ग्रहण कर सकते हैं। श्रुतिलेख। श्रुतिलेख में भी यही है, शिक्षक कोई भी 2 4-5 लाइन जो बोलना चाह रहा है उसे बोलता है और बच्चे उसे लिखकर उन्हें दिखाते हैं। भाषण। भाषण कौशल है जिसे कई बार आप लोग भाषण में प्रयोग में लाते हैं। वाद विवाद। वाद विवाद में भी आपका बोलने का तरीका है, उच्चारण है, ये सारा उसमें भी देखा जाता है। श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री है जैसे टेप रिकॉर्डर है, रेडियो है, चलचित्र है, दूरदर्शन है। इन सभी का ज्ञान भी हमें श्रवण कौशल के माध्यम से मिलता है। अब यहाँ जब हम इन सभी बातों को ग्रहण कर रहे हैं तो हम श्रवण कौशल के विकास में आने वाली बाधाओं को भी देख सकते हैं। श्रवण कौशल के विकास में कई प्रकार की बाधाएं भी आती हैं। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि अनेक छात्र शिक्षक द्वारा विषय वस्तु को ध्यान पूर्वक नहीं सुनने, इससे शिक्षक क्रोधित होकर उन पर अनुशासनहीनता का आरोप लगाते हैं तथा उनका दंड प्रदान करते हैं। उनको दंड भी प्रदान किया जाता है। इससे उनका मनोबल टूट जाता है तथा छात्र विद्यालय व्यवस्था में अरुचि करने लगते हैं। श्रवण कौशल के विकास में कुछ प्रमुख समस्याएं भी हैं। शैक्षिक वातावरण का अभाव। यदि पढ़ने लिखने का वातावरण नहीं है तो भी हम श्रवण कौशल में उत्तीर्ण नहीं हो सकते। कठिन भाषा का प्रयोग। अगर हम देख रहे हैं कि स्तर के अनुसार छोटी छोटी क्लासेस में हम बहुत ही बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, कठिन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो उन बच्चों को तो समझ में ही नहीं आएगा कठिन भाषा। तो फिर वहाँ बोलने से क्या मतलब रहेगा। अशुद्ध उच्चारण। अगर हम गलत उच्चारण का प्रयोग कर रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हैं, तो फिर वहाँ पर भी इस तरीके के श्रवण कौशल का हमारे ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रयोग का अभाव। जो भी शिक्षण अधिगम सामग्री है उसका भी प्रयोग का अभाव हो जाता है। अब हम देखते हैं श्रवण कौशल विकास को प्रभावी बनाने के तरीके। किस प्रकार से हम जो श्रवण कौशल विकास चल रहा है उसे किस तरीके से हम विकास में ला सकते हैं। तो यहाँ हमने अभी बहुत सारी बाधाएं देखी जो कि श्रवण कौशल से संबंधित थी। अब इन बाधाओं के बाद हम देखते हैं कि भाषा शिक्षक का ये प्रमुख दायित्व है कि वह भाषा संबंधी कौशलों के विकास में अपना पूर्ण योगदान प्राप्त करें। और श्रवण कौशल भाषा का प्रथम एवं महत्वपूर्ण सोपान है। इसलिए कक्षा एवं विद्यालय स्तर पर श्रवण कौशल के विकास हेतु तथा इसके विकास मार्ग में आने वाली विभिन्न समस्याओं के समाधान के लिए निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। समाधान के उपाय क्या करने चाहिए। विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता के सिद्धांत पर कार्य करते हुए शिक्षण। प्रत्येक छात्र की क्षमताएं भिन्न होती हैं, अतः छात्रों की योग्यता के अनुसार शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए या देनी चाहिए। अगर आप शिक्षक हैं तो पहले हमें ये देख लेना चाहिए
कि छात्र छात्राओं की क्या कैपेसिटी है, क्या क्षमताएं हैं, वो किस हद तक सीख सकते हैं। अगर वो बिल्कुल ही कमज़ोर व्यक्ति हैं, कई कई कक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें पढ़ने वाले विद्यार्थी बहुत अधिक कमज़ोर होते हैं पढ़ाई में, तो उन्हें तो बात समझ में नहीं आती। फिर धीरे धीरे उनको कई दिनों तक उन्हें समझाया जाता है, तब जाकर उनको वो बात समझ में आ जाती है। अब वातावरण निर्माण में यथा बैठने की उचित व्यवस्था तथा शांत वातावरण। शिक्षण के पूर्व छात्रों को शारीरिक मानसिक तौर पर शिक्षण हेतु तैयार करना। फिर यथा बैठने की उचित व्यवस्था तथा शांत वातावरण होना चाहिए। अब वातावरण के निर्माण में रुचि निर्माण व उचित उचित अभिप्रेरणा, रुचि का निर्माण करना चाहिए और उचित प्रकार से उनको अभिप्रेरित भी करना चाहिए। इस तरह अनुसार शिक्षण विधियों का चयन, वही अगर छोटी कक्षा है तो उसी तरीके की शिक्षण विधियां हो, वरना ना हो। और इस तरीके से उच्च कक्षाओं में भी उन्हीं के अनुसार शिक्षण विधियां होनी चाहिए। अवसरानुकूल शिक्षण, सहायक सामग्री का चयन, अवसर के अनुसार किस तरीके का अवसर है उसके अनुसार शिक्षण सामग्री का चयन करना चाहिए। यथा टेप रिकॉर्डर, टेलीविजन, चलचित्र, दूरदर्शन, वीडियो। तो इसमें जब हम इन सहायक सामग्रियों का चयन करते हैं तो हमें यह देखकर चयन करना चाहिए कि कैसे हम और जो विद्यार्थी है उनको सिखा सकेंगे। अब इसमें डॉक्टर किशोरीलाल शर्मा के अनुसार श्रवण कौशल में केवल ध्वनि श्रवण का ही समावेश नहीं होता, अपितु कुछ हम सुनते हैं, उसे पहचानते हैं, समझते हैं और ग्रहण करके उसे स्मरण रखते हैं। इसी प्रकार किसी भाषण को ग्रहण करने की प्रक्रिया को निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। अतः यह एक बड़ी कड़ी है तथा उद्देश्य भी है। तो यहाँ पर इन्होंने भी वही बात की है कि जो श्रवण कौशल है वो केवल ध्वनि श्रवण का ही समावेश नहीं कर पाता, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको कि भाषा शिक्षण में काम में लिया जाता है। अब यहाँ भाषा शिक्षण के दूसरे कौशल की बारी है, वो है भाषण कौशल। अब भाषण का अर्थ क्या है? भाषण का अर्थ है मौखिक अभिव्यक्ति। अगर व्यक्ति कुछ बोल रहा है, दहेज प्रथा के बारे में बोल रहा है या देशभक्ति के बारे में बोल रहा है, तो उसकी मौखिक जो अभिव्यक्ति है वो भाषण का अर्थ होती है। अंग्रेजी में इसे हम स्पीकिंग या स्पीच भी कहते हैं। और जब छात्र अपने विचारों एवं भावों को स्पष्ट रूप से प्रकट करने का प्रयास करता है तो उसे भाषण कौशल का सहारा लेना पड़ता है। अब भाषण कौशल के आधार पर ही उसकी अभिव्यक्ति का मूल्यांकन किया जाता है। जब एक छात्र सस्वर एवं धारा प्रवाह रूप में बोलते हुए अपने विचारों को प्रस्तुत करते हुए ये माना जाता है, उसमें वाचन कौशल की योग्यता है। अगर न्यूइट के अनुसार वाचन एक साधन है जिसके द्वारा बालक मानव जाति के द्वारा संचित संपूर्ण ज्ञान से परिचित होता है। फ्रांसीसी लेखक पायलिंग करना के अनुसार, तो फ्रांसीसी जो लेखक थे कार्लाइल के अनुसार भाषण के दौरान कुछ पल का विराम और मौन भाषण को प्रखर बनाते हैं। हमें भाषण देते समय ये भी ध्यान रखना होता है कि कहाँ हमें विराम लेना है, कहाँ हमें थोड़ा सा मौन रहना है,
तो इन सब चीज़ों का ध्यान में रखते हुए हमें भाषण कौशल को अपनाना चाहिए। भाषण कौशल के उद्देश्य भी हैं, हमें छात्रों के भाव, विचार प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करे हुए हों और वहाँ अच्छा वाचन सीखने में, जो लिखित भाषा है सीखने में भी मदद मिलती है। विचारों की मौखिक एवं लिखित जो सजीव अभिव्यक्ति करने में भी वो सक्षम हो पाता है। इस तरीके से तो भाषा की जो बाधाएँ हैं वो भी हमारे सामने आती हैं। भाषा शिक्षण की बहुत सारी समस्याएँ हैं और हम उनको देखते हैं तो वो हमारे सामने आ जाती है। आत्मविश्वास का अभाव, अगर हम कोई पाठ को पढ़ाकर उससे प्रश्न पूछते हैं या फिर हम उससे संबंधित कोई कौशल पर विकास करते हैं, तो फिर आत्मविश्वास होना चाहिए। हम उसको बहुत अच्छे से समझा सकें, बता सकें, इस तरीके का विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए। शब्दों का शुद्ध उच्चारण भी हम उसमें देख सकते हैं जब भाषण चल रहा होता है। दोषपूर्ण वाक्यों का प्रयोग, किस तरीके के वाक्यों का प्रयोग किया जा रहा है, तो ये सब भी कौशल में देखा जाता है। प्रकरण एवं विधा की आवश्यकता के अनुसार भाव एवं लय का अभाव। तो जो भाषण शिक्षण कर रहे होते हैं उसमें भाव, लय वगैरह इन सब चीज़ों का ज़्यादातर अभाव हमें दिखाई देता है। अब हम जब भाषण शिक्षण के उपाय की बात करते हैं तो बालक में आत्मविश्वास की भावना विकसित करना, छात्रों को भाषा संबंधी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित करना तथा समय समय पर उनको पृष्ठ पोषण प्रदान करना, उचित प्रविधियों का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करना, सहायक सामग्री का प्रयोग करना, तो ये सारे जो विकास है वो इन्हीं उपायों से और अच्छा बन सकता है। और फिर भाषण कौशल की विधियां भी हैं, चित्र वर्णन करना, वार्तालाप, कहानी कथन, कविता पाठ, सस्वर वाचन, संवेद वाचन, प्रश्नोत्तर, अंताक्षरी, वाद विवाद, ये सारी जो विधियां हैं ये भाषण कौशल की विधियां हैं। अब इसके बाद हम पठन कौशल पर आ जाते हैं। पठन कौशल में भी पढ़ने का ही हमें कि किस तरीके से पाठ जो है, ये संस्कृत भाषा के पठ धातु से बना है जिसका अर्थ लिपिबद्ध लेख को पढ़कर अर्थ ग्रहण करना। कई विद्यार्थी इसे पढ़कर फिर अर्थ ग्रहण करते हैं। इस प्रकार पठन कौशल से तात्पर्य किसी लिखी गई सामग्री को पढ़कर उसके अर्थ ग्रहण करने से है। और इसके फिर दो अंग भी हैं, अक्षर ज्ञान और पठन अभ्यास। अगर अक्षर ज्ञान नहीं होगा तो हम पढ़ना ही नहीं जानेंगे और हमें अगर अच्छे से पढ़ना नहीं आता तो भी वो बेकार ही है। तो इसलिए पठन का अभ्यास भी करना पड़ता है। अब कैथरीन ओकानर ने के अनुसार पठन वह जटिल अधिगम प्रक्रिया है जिसमें दृश्य, श्रव्य सर्किटों का मस्तिष्क के अधिगम केंद्र से संबंधित निहित है। पठन का एक मुश्किल का जटिल जो अधिगम है, सीखना है, उस प्रक्रिया में हम दृश्य, श्रव्य इन माध्यमों से भी अपने मस्तिष्क को पूरा कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो यहाँ कैथरीन ओकानर के अनुसार भी इस तरीके का पठन कौशल करवाया जाता है। अब है वाचन और पठन कौशल के उद्देश्य। बालकों के सस्वर एवं आरोह अवरोह का ऐसा अभ्यास करा दिया जाए कि यथा सर भावों के अनुकूल स्वर में सोच कर पढ़ें, छात्र पढ़कर उनका भाव समझें तथा दूसरों को भी समझने में समर्थ हो। तो इस तरीके का पठन कौशल हो सकता है। पठन कौशल के बहुत सारे दोष भी हैं। किस तरीके का पठन कौशल हो रहा होता है, अटक अटक कर पढ़ना। बच्चा अटक अटक कर उन चीज़ों को पढ़ता है क्योंकि वो शब्द नहीं पहचान पा रहा है। उनके शब्दों का ज्ञान अच्छे से करा देना चाहिए। वाचन के समय अनुचित मुद्रा, पुस्तक को आंखों के सन्निकट या दूर रखना, ज़्यादा पास भी नहीं रखनी चाहिए, ज़्यादा
दूर भी पुस्तकों को नहीं रखना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण, जो भी उच्चारण है उसमें शुद्धता होनी चाहिए। खासकर भाषा शिक्षण में जो अध्यापक है उन्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना ही चाहिए। अशुद्ध उच्चारण, वाचन में गणित वाचन में गति का ना होना। अगर हम गति को ना रखें तो वाचन बहुत उबाऊ हो जाएगा। वाचन अगर हम बहुत ही धीरे 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 बोल रहे हैं या फिर हम बहुत तेज गति से बोल रहे हैं तो फिर हमें उसमें गति का ध्यान भी रखना होगा। अक्षर या संयुक्त अक्षरों संबंधी त्रुटियां, भावानुकूल आरोह अवरोह का अभाव, तो इन सभी चीजों का वहाँ अभाव देखा जाता है। तो ये फिर इसके दोष हमें दिखाई देने लगते हैं। अब हमें पठन कौशल की बहुत सारी विधियां हैं। अक्षर बोध विधियां, अक्षरों का ज्ञान कराना चाहिए। ध्वनि साम्य विधि, हमें ध्वनियों के बारे में भी उन्हें बताना चाहिए, किस तरीके की ध्वनि है। देखो तथा कहो विधि, इसमें सबसे पहले शामपट पर उन अक्षरों को लिखा जाता है, फिर उनको कहा जाता है कि अब इन्हें पढ़ो। तो फिर इस तरीके से उन्हें क्या होता है, अक्षर ज्ञान भी हो जाता है। तो ये विधि भी अच्छी है। कहानी विधि, कविता विधि, अनुकरण विधि, सामूहिक पठन विधि, इन सभी विधियों का ज्ञान हमारे पठन कौशल में हमें देखने के लिए मिलता है। अब है वाक्य शिक्षण विधि। वाक्य शिक्षण विधि भी इस तरीके की विधि है जिसमें हमें वाक्यों का शिक्षण करना आना चाहिए। राम आम खाता है, श्याम आम खाता है। यहाँ बालक से पूछा जा सकता है कि कौन से शब्द समान हैं, तो उसमें वो अच्छी तरह उसे देख ले कि कौन से शब्द समान हैं। यह विधि गेस्टाल्ट के सिद्धांत के सीखने के सिद्धांत के अनुकूल है। गेस्टाल्ट ने किस तरीके से चीजों को सिखाया। यह मस्तिष्क पहले पूर्ण को देखता है तथा पूर्ण से अंश की ओर जाता है। हिंदी भाषा में मात्राओं के बिना शब्दों के वाक्य रचना संभव सी है, इसलिए हिंदी में इनका प्रयोग अति कठिन हो जाता है। तो फिर अब हम देखते हैं कि सहचर्य विधि भी है। साथ साथ में जो सहचर्य विधि है ये एक मॉन्टेसरी की देन है, और उसमें अलग अलग देखी गई चीजें जो हैं, चित्र हैं, उनमें लिखे शब्दों का सहचर्य स्थापित किया जाता है। स्कूल की दीवारों पर वस्तुओं के चित्र हैं, उनके नाम लिखकर लटका दिए जाएं। फिर मित्रों को फिर बालकों को उसमें सहचर्य स्थापित करने का अवसर दिया जाए, और फिर कुछ कार्ड बालकों को दिए जाएं जिनमें कुछ पर वस्तुओं के चित्र हों और कुछ पर नाम लिखे हों। तो इस तरीके से भी उन्हें अक्षर का ज्ञान कराया जा सकता है। अब साहचर्य विधि के बाद हमारा चौथा जो है वो लेखन कौशल है। लेखन कौशल भी मौखिक अभिव्यक्ति कर सकते हैं और लिखित अभिव्यक्ति भी इसमें कर सकते हैं। दोनों प्रकार की अभिव्यक्तियों पर दबाव डाला जाता है। अब मौखिक अभिव्यक्ति में जब इन ध्वनियों को प्रतीकों के रूप में व्यक्त किया जाता है और इन्हें लिपिबद्ध करके स्थापित प्रदान करते हैं तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। कोई बात हमने सुनी है, सुनकर हमने उसको बोला है और हमारे जो विचार हैं वो तुरंत ही लिखने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसमें हमें दो प्रकार की अभिव्यक्ति मिलती है देखने के लिए, जिससे कि मानव जो है वो भावों का प्रकाशन कर सकता है भाषा के माध्यम से। अब लेखन कौशल में जब हमने देखा कि दो चीजें इम्पॉर्टेंट है, मौखिक अभिव्यक्ति और लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति में मानव अपने हृदय के भावों को प्रकट करने के लिए ध्वन्यात्मक संकेत से समाज द्वारा स्वीकृत किए जाते हैं, और ये मौखिक अभिव्यक्ति ही होती है। और लिखित अभिव्यक्ति मानव अपने हृदय के भावों को स्पष्ट करने के लिए
लिप्यात्मक संकेत साधन प्रयोग करते हैं, यही लिखित अभिव्यक्ति होती है। मौखिक बात की अपेक्षा लिखित बात अधिक स्थायी होती है और अभिव्यक्ति के उद्देश्य भी है कि सर्वमान्य का प्रयोग करना, लेखन में प्रभाव विकसित करना, भाषा पर अच्छा अधिकार होना, वाक्य रचना के नियमों से परिचित कराना। अब ये सारा जो चीज है वो हमें कहाँ मिलता है? वो हमें लिखित अभिव्यक्ति में दिखाई देता है। लेखन कौशल के बहुत सारे सोपान भी हैं। लेखन ज्ञान का अक्षर रचना, शब्द तथा वाक्य रचना, क्रमबद्ध भाषा की रचना। तो इस तरीके से हमारा जो इसमें कई प्रकार की विधियां भी शामिल हैं। संश्लेषण विधि है, यह विधि भी रचनात्मक विधि की भांति सरल से कठिन की ओर ले जाती है। सिद्धांत सूत्र को अपनाते हैं, पहले सरल रेखाएं खींची जाती हैं तथा पुनः उनके संश्लेषण से अक्षर बनाने सिखाए जाते हैं। और फिर तुलनात्मक विधि भी आ जाती है कि बालकों के लिए यह विधि उन प्रदेशों में अत्यंत लाभकारी है जहाँ हिंदी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है। तो इस तरीके से वे हिंदी के अक्षरों का संबंध अपनी मातृभाषा के अर्थ से जोड़ता है। अब मातृभाषा के अर्थ से तो जोड़ना है ही, और भेद तथा साम्य दोनों को समझने के पश्चात लेखन का अनुकरण करते हैं। किस तरीके से लेख की जो व्यवस्था है वो करी जाती है, तो इसमें इन विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। अब हम इस विषय पर विस्तार से हमने चर्चा करी है भाषा कौशल के विकास की। अब उसके बाद अंत में हम इससे संबंधित बहुत सारे हमारे महत्वपूर्ण लिंक हैं जिन पर आप देखेंगे कि इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी आपको प्राप्त हो सकेगी। अब इससे संबंधित हमारे MCQs है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिन्हें हम देख सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कौन सा भाषण शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करना, स्पष्टता एवं आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कहना, वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना, ध्वनि संकेत चिन्ह का संबंध करना। तो यहाँ इसका उत्तर है वर्णमाला को क्रम से कंठस्थ करना। ये प्राथमिक स्तर का उद्देश्य है। उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर, समय व अवधि पर, समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। तो यहाँ पर उपचारात्मक शिक्षण का जो अंतिम ऑप्शन है, समस्याओं के कारणों को सही पहचान पर इसकी सफलता निर्भर करती है। अब है अगला प्रश्न, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन उचित है? भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशलों पर ही बल देना चाहिए। बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं। भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित हैं। इसका सही उत्तर है भाषा के चारों कौशल परस्पर अंत संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित है। अगला प्रश्न है, एक बहुसांस्कृतिक कक्षा में आप एक भाषा शिक्षक के रूप में किस बात को अधिक महत्व देंगे? बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना, पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक पाठ को भली भांति समझना, बच्चों को व्याकरण सिखाना, स्वयं शुद्ध भाषा प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है बच्चों को भाषा प्रयोग के अधिक से अधिक अवसर देना। अगला प्रश्न है, बोलना कौशल में महत्वपूर्ण है मधुर वाणी, संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना, स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण और अलंकारिक भाषा का प्रयोग करना। इसका सही उत्तर है संदर्भ एवं स्थिति के अनुसार अपनी बात कह सकना। अब है, एक समावेशी कक्षा में कौन सा कथन
भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के प्रतिकूल है। व्याकरण के नियम खाने से बच्चों का भाषा विकास शीघ्रता से होगा। बच्चे परिवेश से प्राप्त भाषा को ग्रहण करते हुए भाषा प्रयोग के लिए नियम बना सकते हैं। भाषा परिवेश में रहकर अर्जित की जाती है। प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। इस तरीके से इसका सही उत्तर है प्रिंट समृद्धि माहौल भाषा सीखने में सहायक होता है। अगला प्रश्न है कहानी सुनने से क्या होता है? बच्चों की कल्पना शक्ति व चिंतन शक्ति का विकास होता है। बच्चे प्रसन्न होते हैं। कक्षा में बच्चे एकाग्रचित होकर शांत बैठते हैं। बच्चे अनुशासित रहते हैं। इसका सही उत्तर है बच्चों की कल्पना शक्ति एवं चिंतन शक्ति का विकास होता है। अगला प्रश्न है बच्चों के लेखन कौशल का मूल्यांकन करने के लिए कौन सी विधि बेहतर हो सकती है? सुंदर लेख का अभ्यास, अपने अनुभवों को लिखना, श्रुति लेख, पाठ आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखना। सही उत्तर है इसमें अपने अनुभवों को लिखना। अगला प्रश्न है एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है क्या है? बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना, बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना, बच्चों की भाषा को संचार माध्यमों के प्रभाव से मुक्त रखना, भाषा संसाधनों का अभाव होना, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक इसका सही उत्तर होगा बहुभाषी कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। अब हमारा अगला प्रश्न है भाषा शिक्षण के पाठ्य पुस्तक। अंतिम प्रश्न के जो ऑप्शंस हैं वो हैं आवश्यक है, एकमात्र साधन है, साध्य है या साधन है। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तक एक साधन का काम करती है, इसलिए इसका सही उत्तर है साधन है। अब यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न सभी समाप्त होते हैं। हमारा विषय वो भाषा कौशल का विकास भी यहीं समाप्त होता है। अगला जो विषय है वो हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।